आइए सुनते हैं अंकिता जैन जी की कहानी प्लेटफॉर्म नंबर 2। सरकारी अस्पताल के वार्ड क्रमांक 1 में 5वें नंबर के बेड पर आई मरीज की अम्मा ने बीती रात से दूसरे मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी परेशान कर रखा था। अपनी मुंह बोली बेटी इरम के लिए उसकी अम्मा रूबी की हाय तौबा तब से शुरू हुई जब कोई गाड़ी वाला इरम को अधमरी हालत में रूबी के दरवाजे पर फेंक गया था। शाम का समय था, इसलिए रेड लाइट एरिया कहलाने वाली उस बस्ती में औरतें सज धज कर सड़क पर निकलने लगी थीं। इरम को उस हालत में सबसे पहले रूबी की खोली में रहने वाली एक और लड़की पूजा ने देखा था। वही भागी भागी आई, इरम को उठाकर खोली में ले गई। बस तभी से रूबी का छाती पीट पीट कर जो रोना शुरू हुआ वो अस्पताल तक नहीं रुका था। बेहोश पड़ी इरम के अलावा पूजा और बस्ती की दूसरी औरतें भी ये जानती थीं कि इरम की इस हालत की जिम्मेदार खुद रूबी ही है। ज़्यादा पैसों के लालच में पिछली रात जो रूबी ने इरम को एक साथ 3 आदमियों के हवाले किया था, उसका नतीजा अच्छा होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बस्ती की गली के बाहर खड़ी उस जीप को, उसमें बैठे दारू की बोतलें हाथ में लिए 3 अधेड़ उम्र के आदमियों को और उनके चेहरे पर पसरी हवस को बस्ती की दूसरी औरतों ने न सिर्फ देखा था बल्कि मन ही मन इरम से जली भी थी कि एक रात में तिगुना कमा के लाएगी। हार न पसली, हम भरे बदन के मर गए थे क्या? कमसिन का मज़ा कौन नहीं लेना चाहेगा? जैसी बातें कल रात से बस्ती में हर उस जुबान पर आती जा रही थी जिसे इस बारे में पता चलता जा रहा था। बस एक पूजा ही थी जिसे इरम का दर्द पता था, जो जानती थी कि इरम किस नरक को भोगेगी। धंधे में मजबूरन धकेली गई इरम को 1 हफ्ता ही हुआ था। उसका मन और शरीर दोनों इस हालत में नहीं थे कि वो 3 हवसियों की हवस एक रात में शांत कर पाए। जब वो लोग इरम को रूबी की खोली के सामने पटक कर गए तब भी सिर्फ पूजा के ही दिल से सच्ची आह निकली थी। रूबी भी रोई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब कुछ दिन उसका धंधा मंदा रहेगा। पुलिस केस का डर बना रहेगा सो अलग, जिससे निपटने के लिए दलालों को पैसा देना पड़ेगा। अस्पताल में झूठा नाटक करना पड़ेगा। करमजली ने एक रात में जितना कमाया उससे तिगना तो अब इसके इलाज में लगाना पड़ेगा। रूबी अस्पताल में इरम के बगल में बैठी दलाल किशोरी के सामने अपनी किस्मत को कोस रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि उन आदमियों ने इसे मारा भी। एक्सीडेंट का बहाना बनाने में आसानी हो गई, नहीं तो अभी रेप केस बनता। किशोरी बोला। रेप? डरा मत रे। रूबी ने पल्लू से ललाट पर आई पसीने की बूंदें पोंछते हुए कहा। हाँ रेप, और उससे बड़ी मुसीबत अभी ये है कि होश में आते ही ये मरी किसी के सामने मुंह न खोल दे। सारे डॉक्टर खरीदे हुए थोड़ी हैं अपने। किशोरी बोला तो रूबी उस दिन को कोसने लगी जब वो बहला फुसलाकर इरम को अपने साथ लाई थी। शहर के मेन स्टेशन पर एसी वेटिंग रूम की गार्ड रूबी रात को धंधा करती है, ये बात ना उसके मोहल्ले वालों को पता थी, ना ही प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले साथी कर्मचारियों को। किसी को ये भी कानो कान खबर नहीं थी कि शहर की रेड लाइट बस्ती में रूबी की भी एक खोली है। हाँ, लेकिन अनाथ रूबी ने शादी क्यों नहीं की और हर तीसरे दिन वो अपने मुंह बोले भाई के घर रात बिताने जाती है, ये बातें भी मोहल्ले में किसी को हजम नहीं होती थी। पीर गेट से इतवारी तक जाती तंग गलियों में जहाँ सिर्फ पान की पीक और पेशाब की दुर्गंध आती है, वहाँ एक अधकच्चे से कमरे को किराए पर लेकर 4 सालों से रूबी रह रही थी। मोहल्ला गरीब ज़रूर था लेकिन इज्जतदार लोगों का था, इसलिए रूबी ने मोहल्ले वालों को यही बताया था कि अनाथ है, शहर में नई नई नौकरी लगी है, इसलिए यहाँ रहने आई है। पहले कहा थी ये न किसी को पता था न किसी ने पूछा। ठरकी मकान मालिक की बदौलत ही रूबी को वो कमरा किराए पर मिला था। बदले में जब वो बाहरी कमरे में बनी अपनी रजाई गद्दों की दुकान में से किसी रजाई या गद्दे को डंडे से मरम्मत करते वक्त रूबी को कनखियों से देखता, कुत्ते सी लार टपकाता, तो रूबी उसे डांटती नहीं बल्कि मुस्कुरा देती। वो भी अकेला था, बीवी मर चुकी थी, लड़का शादी के बाद अलग हो गया था, इसलिए रूबी को उसमें सहारा दिखता था। रूबी जब इरम को लेकर उस घर में आई थी तब सबसे ज़्यादा तकलीफ रूबी के मकान मालिक को ही हुई थी, जिसे रूबी ने यह कहकर तसल्ली दे दी थी कि उसी मुंह बोले भाई की बेटी है जिससे वो अक्सर मिलने जाती है। भाई भाभी बाहर गए हैं इसलिए कुछ दिन वो यहाँ रहेगी फिर चली जाएगी। जबकि इरम के ख्याल में अब वो हमेशा वहीं रहने वाली थी, अपनी मुंह बोली माँ रूबी के साथ। मेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरियों पर एक हमउम्र लड़के के साथ बैठकर कागज़ में लिपटे समोसे का बंटवारा कर रही थी इरम। जब रूबी ने उसे पहली बार देखा था तब उसकी उम्र होगी कुछ 11-12 बरस, लेकिन कद काठी 8-9 बरस जितनी ही थी। महीनों से न धोए उसके सुनहरे बाल चिपक कर लटों में तब्दील हो गए थे। लाल पीले रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक जो उसने न जाने कितने दिनों से नहीं बदली होगी, जिसकी टूटी चेन से उसकी पीठ झांक रही थी,
घुटनों की तरफ से फ्रिल फटकर पटरी पर फैली थी। पटरियों पर रहने वाले चूहे जिसे 2-3 बार फांद कर जा चुके थे। रूबी कुछ और देर उसे देख पाती उससे पहले ही एक पुलिस वाले ने डंडा दिखाकर इरम और उसके साथ वाले लड़के को वहां से भगाया, तो दोनों प्लेटफॉर्म पर फुदक कर चढ़े और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन में लटक गए। रूबी की नज़रें तब तक उसका पीछा करती रहीं जब तक वो डिब्बे के दरवाजे से झूलती उसे दिखती रही। इरम के जाने के बाद उसका चेहरा 2-3 बार रूबी के जहन में तस्वीरी रूप से सामने आया। तब उसे यह एहसास हुआ कि वो इरम का फटेहाल या लड़की होना नहीं था जिसने उसके मन को इरम की तरफ खींचा था, बल्कि उसकी बटन सी चमकती बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसके चेहरे पर नाक के नीचे पसरी लंबी सी हंसी थी जिसमें टूटे दांतों की खिड़कियां बनी थीं। हर बात पर उसके चेहरे पर उभरे भावों में वो कशिश भरी मासूमियत थी जो उसे प्लेटफॉर्म पर पलने वाले दूसरों बच्चों से अलग बनाती थी। उस दिन इरम रूबी को दोबारा तो नहीं दिखी, लेकिन उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि अब उसके ग्राहकों के सामने अगली पेशकश वही होगी। अगली सुबह रूबी उसे देखने की उम्मीद से आई, लेकिन सुबह से दोपहर तक इरम उससे दिखी नहीं। तब तक रूबी को उसका नाम भी नहीं पता था। इरम को देखने के बहाने रूबी ड्यूटी से उठकर 1-2 चक्कर प्लेटफॉर्म के काट आई थी कि शायद कहीं दिख जाए, लेकिन वो नहीं दिखी। इंतज़ार करते हुए रूबी यहाँ वहाँ आंखें तरेर ही रही थी कि बम्बई से आने वाली ट्रेन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इरम फुदकी। संगाती लड़का उसके साथ नहीं था, वो अकेली थी। ट्रेन से उतरते ही उसने बिना वक्त गंवाए प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों से भीख मांगनी शुरू कर दी। उसे फिर से देख रूबी उसके पास आई और सुनिधरा सुनिधरा कहकर उसे अपने साथ ले आई। इरम ने क्यों, क्या, कहाँ जैसे कोई सवाल किए बिना यूनिफॉर्म वाली आसमानी साड़ी पहने रूबी के साथ आना मुनासिब समझा। इरम को लग रहा था कि प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने के लिए रूबी उसे डांटने वाली है। रूबी का हाथ पकड़े इरम इन लोगों को देखते हुए चल रही थी, रूबी से पीछा छुड़ाने के बाद जिनसे उसे भीख मिलने की उम्मीद थी। रूबी और इरम के मिलने की ये सच्ची कहानी सिर्फ रूबी, इरम और पूजा जानते थे। बाकी धंधे वाले बस्ती में जहाँ रूबी का पीर गेट के अलावा दूसरा ठिकाना था, वहाँ सबको रूबी और इरम के मिलने की दूसरी ही कहानी पता थी। रूबी जब भी किसी से बात करती अपनी बातों में यह एहसान ज़रूर जताती थी कि कैसे दर्द से छटपटाती, खून से सनी महीने से पहली बार हुई इरम को उसने प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर देखा था और अपना काम भूलकर वो भागती हुई उसके पास पहुंची थी। एक और कहानी थी जिसे अक्सर रूबी दोहराती, और रूबी ही क्या, उसके साथ साथ बस्ती में भी कोई भी इरम के बारे में बात करता तो कहता, प्लेटफॉर्म पर रहकर कौन सी उसकी ज़िंदगी संवर जाती। इरम जब रूबी को मिली थी उससे पहले भी रूबी ने इरम को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर देखा था, भीख मांगते हुए। यहाँ कम से कम 2 वक्त का खाना तो अच्छे से नसीब हो रहा है, तन ढकने के लिए पूरे कपड़े हैं। वो बात अलग है कि हर रात अजनबियों के सामने कपड़े उतरेंगे भी, लेकिन प्लेटफॉर्म से तो अच्छी ही ज़िंदगी जिएगी। इरम की ज़िंदगी की सच्चाई पूजा के अलावा बस्ती में कोई और नहीं जानता था, रूबी भी नहीं। पूजा से भी इरम अपनी बातें इसलिए कह पाई थी क्योंकि पूजा और उसके हालात कुछ हद तक एक जैसे थे। पूजा को उसके बाप ने बेचा था और इरम को रूबी ने बिना किसी दाम के प्लेटफॉर्म से खरीद लिया था। इरम की बाजार में पहली रात थी जब वो पूजा के सामने टूटी थी। पहले अपनी मुंहबोली माँ के, फिर अपने ग्राहक के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी जब उसकी मिन्नतें नहीं सुनी गईं तो उसने खुद को पत्थर बना दिया। एक ऐसा पत्थर जिसे न कपड़े उतारने का होश, न पहनने का, ना ही इस बात का कि उसके शरीर को नोचा खरोचा गया है, उसकी आबरू को बेचा गया है और उसकी किस्मत ने उसे इस तरह हर रोज़ बिकने के लिए बाजार में ला खड़ा किया है। दर्द से कराहती, लड़खड़ाती वो जब अपने दलाल के साथ रूबी की खोली में वापस लौटी, उसके शरीर पर पूरे कपड़े थे, फिर भी वो खुद को नंगा महसूस कर रही थी। आंखें सूजी हुई थीं, हाथों पर जगह जगह नाखूनों के निशान थे, निचला होंठ कटा हुआ था, छाती पर कपड़े की छुअन भी मुंह से आह निकाल देती थी। रूबी बस्ती की बाकी औरतों से अलग अपनी लड़कियों के लिए अमीर और पढ़े लिखे ग्राहक ढूंढती थी, इसलिए वो लड़कियां भी चुनकर कमसिन लाती थी। लेकिन ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा था कि उसके अमीर पढ़े लिखे ग्राहक उसकी लड़कियों के साथ हैवानियत न बरतें। वो चाहे जो कर सकते थे, जिसके बदले वो रूबी को मुंह मांगे दाम देते थे। खोली में घुसते ही इरम लड़खड़ाकर गिर पड़ती अगर पूजा ने ना संभाला होता। पूजा के घुटनों में मुंह छुपाकर घंटों तक बिलखती रही थी इरम उस रात। अपने होने से ना होने तक की दास्तान उसी रात पूजा के सामने रखी थी इरम ने। उस दिन को कोसती रही थी जिस दिन वो अपना घर छोड़कर भागी थी। उसे लग रहा था कि इस तरह तिल तिल मरने से तो बाप के हाथों एक बार में मर जाना बेहतर था।
इरम और उसकी बड़ी बहन के बाद उसकी माँ ने तीसरी बेटी को जन्म दिया था, जिसकी सज़ा में उसके बाबा ने माँ को बहुत मारा था, इतना कि वो उस मार को बर्दाश्त न कर पाई और दम तोड़ दिया। उस हाल की जन्मी बहन को दाई के हाथों न जाने कहाँ भिजवा दिया था इरम के बाबा ने। इरम बाबा से बहुत डरती थी। उसे लग रहा था कि माँ के बाद अब उसका और उसकी बड़ी बहन का नंबर है। बाबा उन्हें भी माँ की तरह ही मार डालेंगे। कमरे में बेजान पड़ी माँ को देखकर वो इतना डर गई कि घर छोड़कर भाग गई। उस वक्त इरम 8 वर्ष की थी। गांव से जो पहली ट्रेन मिली उसी में चढ़ गई। उसके बाबा ने भी उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उसके लिए तो अच्छा ही हुआ था, परिवार का एक बोझ अपने आप उतर कर भाग गया था। अरे उठ, कहाँ जाना है? ट्रेन में रात को जब बाथरूम के पास सोता हुआ देख टीसी ने लात मारकर उसे उठाया तो अगले स्टेशन तक साहब कहकर वो दरवाजे पर चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस इतना पता था कि वापस घर नहीं जाना है। ट्रेन की सवारी ने इरम को पहली बार अपने गांव के बाहर की दुनिया दिखाई थी। कभी कभी झांक कर ट्रेन के अंदर देखती तो तरह तरह के लोग दिखते, कुछ ताश खेलते, कुछ बातें करते, कुछ सोते। खाने पीने रहने का होश उसे तब तक नहीं हुआ था जब तक माँ की मौत का सदमा और बाप की मार का डर उसके मन से नहीं उतरा। जब तेज भूख ने पेट में मरोड़ें पैदा की तो उसे उतनी उम्मीद हुई कि दिन भर घूरे पर कचरा बीनकर जिस तरह वो गांव में पैसे जोड़ती थी, ऐसे ही घर से भागकर भी कुछ न कुछ करके अपने खाने का इंतजाम कर लेगी। जब तेज भूख ने पेट में मरोड़ें पैदा की तो उसे इतनी उम्मीद हुई कि दिन भर घूरे पर कचरा बीनकर जिस तरह वो गाँव में पैसे जोड़ती थी, वैसे ही घर से भागकर भी कुछ न कुछ करके अपने खाने का इंतज़ाम कर लेगी। लेकिन जब भूख लगती है तो कुछ कमाकर खा लेने तक का इंतज़ार कर पाना मुश्किल लगता है, खासकर तब जब कई दिनों से भूखे हों। इरम ने भी ट्रेनों में चढ़ते उतरते 3 दिन गुजार दिए थे। खाने को कुछ नहीं मिल पाया था। पास से गुजरते खाना बेचते आदमियों को आता जाता देखती, लेकिन किसी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर पाती। तीसरे दिन उसने देखा कि ट्रेन के जिस डिब्बे में वो चढ़ी उसी के दूसरे छोर से एक हमउम्र लड़का फटे हाल सा हाथ में एक कपड़ा लिए ट्रेन का फर्श साफ कर रहा था और बदले में कुछ लोग दया करके उसके हाथ पर पैसे रख देते थे। भूख बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए इरम ने उसकी देखा देखी अपनी फ्रॉक उतारकर ट्रेन का फर्श साफ करना शुरू कर दिया। भूख से उठने वाली तड़प ने उसे इस ख्याल से परे कर दिया था कि दूसरी तरफ जो फर्श साफ कर रहा था वो लड़का था। उसकी शर्ट उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लड़की थी, उसकी फ़्रॉक उतारने से वो बेआबरू हो जाएगी। उस वक्त सिर्फ बदले में मिलने वाले पैसों का ख्याल था जो उसकी भूख मिटाने वाले थे। आगे जाओ आगे, कपड़े भी नहीं बेचारी के पास, पढ़ने लिखने की उम्र में बेचारे भीख मांगते हैं। पैसा नहीं दूंगी, कुछ खाना हो तो बोल। अलग अलग लोगों से मिले अलग अलग जवाबों के साथ कुछ ही देर में इरम ने 10 रुपये, 2 पराठे, एक बिस्कुट का पैकेट और थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी जोड़ ली थी। फिर वापस वहीं वॉश बेसिन के पास जाकर बैठकर खाने ही लगी थी कि दूसरी तरफ वाला लड़का भी उसके पास आ गया, जिसने अपनी सीमा में घुस रहे दूसरे भिखारी यानी इरम से एक पराठा और थोड़े से पैसे ऐंठ लिए। साथ ही अगले स्टेशन पर उतरकर साथ चलने को कहा। उस दिन पहली बार इरम को रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले छोटे छोटे माफियाओं की असलियत पता चली थी। साथ ही ये भी पता चल गया था कि प्लेटफॉर्म भी भाड़े पर मिलता है, सबके हिस्से बटे हैं। किसी ने किसी के हिस्से में घुसपैठ की तो वही हश्र होगा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ करता है। या तो मार दिए जाओगे या खदेड़कर हमेशा के लिए भगा दिए जाओगे। कुछ ही दिन में सब सीख लिया था इरम ने। अपनी ही फ्रॉक से ट्रेन के डब्बों में पोछा लगाकर भीख मांगना, चलती ट्रेन में भागकर चढ़ना, पटरी क्रॉस करना, भीख मांगते वक्त लोगों की दुत्कार सहना, उनके मना करने पर भी उनके आगे हाथ पैर जोड़कर उनसे एक का सिक्का निकलवाना, रात के वक्त प्लेटफॉर्म पर लौटना, प्लेटफॉर्म पर उसके बॉस को अपने कमाए रुपयों का एक हिस्सा देना, रेलवे पुलिस वालों से बचना, कभी पकड़े जाने पर मार खाना और उन्हें 10 रुपये पकड़ाकर भाग निकलना। इरम को जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो था कपड़ों की सुगंध लेना, उन कपड़ों की जो उसके बॉस ट्यूब वाली दवाई से सानकर उसे देते थे। उस नशे में आने के बाद इरम की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। माँ की याद, बाबा की मार, सब कुछ उस नशे के नीचे परत दर परत दबते चले गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 उसका नया घर था, जिसकी आज़ाद ज़िंदगी उसे भाने लगी थी। बॉस से पड़ने वाली मार बाबा की मार के आगे फीकी थी, जिसे इरम चाय में पड़ी कम चीनी की तरह एक घूंट में पी जाती थी। तरह तरह के शहरों में जाना, ट्रेन में घूमना, ये सब उसके लिए गांव की बदबूदार झोपड़ी से, जो बारिश के दिनों में तालाब और सर्दी के दिनों में बर्फ़ का पहाड़ बन जाती थी, अच्छा था। अतीत को उसके आज ने ढक दिया था, लेकिन एक खौफनाक मुस्तकबिल उसके सामने हाथ पसारे खड़ा था। रूबी की नज़र एक बाज की तरह इरम पर टिकी थी। ये सच था कि इरम जब पहली बार महीने से हुई, उसी हालत में वो रूबी के साथ आई थी।
लेकिन जिस वक्त वो रूबी के साथ आई थी, उसके साथ अच्छे मोहल्ले वालों के घर में उसके छोटे भाई की बेटी बनकर वहाँ रही थी। तब खुद इरम को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रूबी से होने वाली दोस्ती के दिनों में इरम को रूबी से कोई खास लगाव नहीं था। इरम के लिए रूबी से उसका रिश्ता सिर्फ उसकी भूख तक सीमित था, जिसे रूबी अपने टिफ़िन से पूरा करती थी। इरम को लोभ देने के लिए रूबी रोज़ उसके लिए खाना लाती थी। वेटिंग रूम में आती जाती औरतों की एंट्री, उन्हें सजते संवरते देखने और वेटिंग रूम का ख्याल रखने के अलावा रूबी के पास इफ़रात समय बचता था, ये सोचने के लिए कि वो इरम को अपने साथ ले जाने के लिए और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक बच्चा गायब हो गया ये खबर छुपाने के लिए ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी सांप को मारने की शुरुआत रूबी ने उस टिफ़िन से की थी जो वो इरम के लिए लाया करती थी। लेकिन इरम, वो तो आती थी, खाती थी और नटखट आंखें मटकाती चली जाती थी, जैसे कह रही हो कि तुम कितना भी खाना दे दो, मैं प्लेटफॉर्म की आज़ाद ज़िंदगी, भीख मांगने जैसा आज़ाद काम कभी नहीं छोड़ूंगी। रूबी के इरादों से अनजान इरम उसके चंगुल में फंसती चली गई और अब उस हाल में जा पहुंची जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। पता नहीं ये आफत कब पीछा छोड़ेगी। बड़बड़ाती हुई रूबी खोली में घुसी तो पैर घुटने तक डूब गए। ओफ़ो, अब ये क्या मुसीबत है, उसने साड़ी घुटनों पर लपेटते हुए कहा। तुम तो अस्पताल में थी, सुबह बाथरूम का नल टूट गया था, मग्गे से बाल्टी में पानी समेटती पूजा ने कहा। अच्छा, अब जल्दी से पानी समेट, फिर अस्पताल चली जा, रूबी ने कहा, और इरम के लिए कुछ खाने को भी लेती जाना। कपड़े से ज़मीन पोंछते हुए पूजा बोली। जल्दी जाना, किशोरी अकेला है अभी वहाँ, रूबी ने कहा। फिर पूजा का हाथ मरोड़ते हुए बोली, और सुन, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो समझ लेना, पिछली बार की मार याद है ना, किशोरी वहीं आसपास रहेगा। पूजा ने पिछली बार जब भागने की कोशिश की थी तो किशोरी ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने पुराने जख्मों के निशान सहलाती हुई पूजा एक थैली में इरम के लिए खाना बांधकर अस्पताल पहुंच गई। उसे देखते ही किशोरी ने उसका कंधा दबाते हुए आंखें दिखाई, फिर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। पूजा इरम के पैरों के पास पलंग पर बैठ गई। इरम बेहोश थी, कुछ दर्द से, कुछ दवाइयों से। उसके हाथ, माथे व पैरों पर पट्टी बंधी थी। चेहरे के घाव पर कोई पट्टी नहीं थी, जिनकी चीख आसानी से पूजा को सुनाई दे रही थी। उसे वो चीखें और पुकारें भी सुनाई दे रही थीं जो इरम ने उन हैवानों के सामने रहम की भीख मांगते वक्त लगाई भी होंगी या पत्थर बनकर खुद को उनके हवाले कर दिया होगा। पूजा की आंखों में ना आंसू ठहर रहे थे और ना ही मन में भाग जाने का ख्याल। वो जानती थी कि वहाँ से भागना आसान नहीं होगा। किशोरी ने जिस नर्स को पैसे खिलाकर खरीदा है, वो हर 5वें मिनट में उन पर नज़र टिकाने आ रही थी। किशोरी खुद भी अस्पताल की लॉबी में भटक रहा था। उसे बेसब्री से इरम के होश में आने का इंतज़ार था, ताकि उसे डरा सके, मुंह ना खोलने के लिए धमका सके, उसके हाथ कितने लंबे हैं ये बता सके कि इरम उससे बचकर कहीं नहीं जा सकती। जानती तो ये सब इरम भी थी। पुलिस वालों से मदद मांगने की अपनी कोशिश की दास्तान वो पूजा से सुन चुकी थी। जब पुलिस वालों ने नंगे सवाल पूछकर पहले उसे बेइज्जत किया, फिर खुद रूबी के सामने छोड़ आए थे, ये कहकर कि आगे से ध्यान रखना, बागियों के हाथ काटने में ही भलाई है। पूजा, होश में आते ही इरम ने पूजा को पास बैठे देखा तो हिम्मत कर उसका नाम मुंह से निकाला। चीकू की बासी फाँक जैसे उसके स्याह होठों पर पपड़ियाँ जमी हुई थीं। वो घबराकर उठी और पूजा की आंखों में अपनी फक पड़ चुकी आंखों को गड़ाकर बोली, अजान हुई तो होश आया कि जिंदा हूँ मैं। अपनी ही मौत का सपना इतना हकीकत हो सकता है क्या? कहते हैं खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते। फिर अभी जो देखा वो क्या था? ये कैसी लाल शाम दिख रही है खिड़की से? ये काली क्यों नहीं होती? इसका लालपन जैसे चुभता हो, जैसे कहता है कि तेरी ज़िंदगी मैं इस शाम सी लाल कर दूंगा, जिसमें ना पूरी तरह सुकून का नीलापन होगा और ना पूरी तरह बुझी हुई काली रात आएगी। तुझे यूं ही रहना होगा ताउम्र, इन भीगी लाल आँखों के साथ। वो मुस्कुरा रहा था और मैं भी, क्योंकि मुझे उसके पीछे फैलता कालापन नज़र आने लगा था। मुझे हराने की चाहत में वो अपने अस्तित्व को बचाना भूल गया। वो कल शायद फिर आए, इन्हीं मंसूबों के साथ, मगर कल मैं उसे फिर हरा दूंगी और फिर पसरेगी लाल शाम के बाद काली रात। है ना पूजा? बोलो ना, जिस रात हम बिकेंगे नहीं, सिर्फ सुकून से सो सकेंगे, वो रात आएगी ना? इरम को होश में आते और बात करते देख पूजा घबरा गई। इरम के होश में आने के बाद की खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ तो उसने तुरंत इरम को श कहकर मुंह पर उंगली रखने का इशारा किया। उसे एक तरफ नर्स और दूसरी तरफ किशोरी, दोनों से जितना हो सके उतनी देर तक इरम के होश में आने की बात छुपानी थी।
इरम पूजा का इशारा समझकर चुपचाप लेट गई। नर्स के 5 मिनट पूरे हो चुके थे। वो दोबारा आई और इरम को बेहोश देखकर वापस चली गई। पूजा को इसी मौके का इंतज़ार था। ये दवा पी लो इरम, इससे बहुत जल्द तुम्हें तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। पूजा ने एक कांच की शीशी इरम के मुंह से लगाते हुए कहा। तू रो मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, इरम ने पूजा की आंखों में देखते हुए कहा, जिनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा था। दवाई पीते ही वो फिर आंखें बंद करके लेट गई। उसके लेटते ही पूजा ने भी उस शीशी की बाकी दवाई पी और इरम के बगल में लेट गई। अगले 5 मिनट पूरे होते ही जब नर्स देखने आई तो दोनों हमेशा के लिए सो चुकी थीं। ये थी अंकिता जैन की कहानी प्लेटफॉर्म नंबर 2। सुनने के लिए धन्यवाद।